Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I'm going to start with the new subject and the subject is Specific Relief Act 1963. तो अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमें रिलीफ इन स्पेशी प्रोवाइड करता है। तो रिलीफ इन स्पेशी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। Relief in specie means in kind. In kind, that is the thing which is promised. Or we can say that the very thing which is promised. तो मैं आपको इलस्ट्रेशन देके बताता हूँ कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने एग्रीमेंट करा और ए ने बी को क्या कहा कि ए विल सेल अ पीस ऑफ लैंड टू हिम। ए बी को एक पीस ऑफ लैंड बेचेगा। अब अगर ए बाद में ब्रीच कर देता है तो इन केस ऑफ ब्रीच तो ए के बी के पास दो रेमेडीज बचती हैं। एक तो वो कंपनसेशन ले सकता है और एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और वो ए को फोर्स कर सकता है बाय सूट, कोर्ट से कंपेल करवा सकता है जो उसने प्रॉमिस अंडरटूक करा था उसे परफॉर्म करे। ए ने क्या प्रॉमिस अंडरटूक करा था कि वो एक पीस ऑफ लैंड है जो बी को सेल करेगा। अगर वो नहीं करता इन केस ऑफ ब्रीच तो बी के पास दो ऑप्शंस बचती है क्या। एक तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है। इसी स्पेसिफिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील करता है। ये सारा जो है एक लेटिन मैगजीन ओबी जस्ट ईबी ओबी जस्ट ईबी रेमेडियम के ऊपर बेस्ड है। ये लेटिन मैगजीन क्या कहता है, वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी। यहाँ पे भी कुछ गलत होएगा वहां पे लॉ एक रेमेडी प्रोवाइड करेगा। तो कई केसेस ऐसे होते हैं या कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं यहाँ पे कंपनसेशन कोई एडिक्वेट रेमेडी नहीं होती। जो कंपनसेशन है वो एक प्लेंटिफ के हिसाब से एडिक्वेट रेमेडी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये एग्जांपल देखी कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा टू सेल अ पीस ऑफ लैंड। अब ये पीस ऑफ लैंड है, अगर तो सिंपल पीस ऑफ लैंड है डजंट मैटर। अगर वो बी के लिए एक स्पेशल वैल्यू रखता हो पीस ऑफ लैंड तो उसके लिए कंपनसेशन एक रेमेडी नहीं है, क्योंकि वो कंपनसेशन कहाँ फुलफिल कर देगी उसकी रेमेडी को, एडिक्वेट रेमेडी नहीं होगी वहां पे। तो वहां पे उसको जो पीस ऑफ लैंड ही है वही चाहिए उसको। तो इन केसेस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट काम करता है जहां पे जो लीगल रेमेडी होती है वो इनएडिक्वेट होती है फॉर द लॉस ऑफ प्लेंटिव, टू कवर द लॉस ऑफ प्लेंटिव। तो उन केसेस में इक्विटेबल रेमेडीज प्रोवाइड करी जाती है जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे केसेस को कवर करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड करा गया जो कि इक्विटेबल रेमेडीज प्रोवाइड करता है। इक्विटेबल रेमेडीज कोर्ट कहाँ पे देता है, यहाँ पे जो लीगल रेमेडीज होती हैं वो सफिशिएंट नहीं होती, इनएडिक्वेट होती हैं टू कवर द लॉस ऑफ प्लेंटिफ। तो इस तरह से हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया, इक्विटेबल रेमेडीज आई। तो अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की बात करें तो पहले हम इसके ओरिजिन को जान लेते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, ब्रिटिश रूल में चलते हैं। यूके कोर्स को दो टाइप्स में बाइफरकेट करा गया था। वो कोर्स कौन सी थी, कॉमन लॉ कोर्ट्स एंड इक्विटी कोर्ट्स।
दोनों में डिफरेंस क्या था, अब आपके दिमाग में दोनों में डिफरेंस क्या था? कॉमन लॉ कोर्ट्स थी जो वो लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करती थी, फॉर एग्जांपल कंपनसेशन, ब्रीचेस, अपना क्या पेनल्टीज, है ना, इस तरह की। और जो इक्विटी कोर्ट्स थी ये प्रोवाइड करती थी इक्विटेबल रेमेडीज बेस्ड ऑन इक्विटी, है ना। तो इसके लिए क्या होता था, इसमें क्या आता था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल, है ना। तो वहां पे ऐसे इन रेमेडीज को देने के लिए उन्होंने कोर्ट ही अलग बना रखे थे जिनको इक्विटी कोर्ट्स कहते थे। लेकिन फिर जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल एस्टेब्लिश कर दिया अपना, तो उन्होंने जब कोर्ट्स बनाए उन्होंने ऐसी कोई बाइफरकेशन नहीं रखी। उन्होंने इंडिया में कोर्ट्स को ही दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करे। इंडिया में एक ही कोर्ट होता था, एक ही कोर्ट के पास सारी पावर्स होती थी। वो इक्विटेबल रिलीफ भी दे सकती थी, लीगल रिलीफ भी दे सकती थी, दोनों रिलीफ प्रोवाइड। लेकिन कमी किस चीज की थी? कमी थी एक यूनिफॉर्म कोड की, जो कोर्ट्स को गाइड कर सके इन ग्रांटिंग इक्विटेबल रिलीफ। तो फिर इंडिया में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 इन्फोर्स हुआ, जो कि बेस्ड था न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 के ऊपर बेस्ड था। तो चलो इंडिया के पास अपना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ गया जो गाइड करता था टू प्रोवाइड इक्विटेबल रेमेडीज। अब कोड आ गया, डेवलपमेंट हुई, सोसाइटी में डेवलपमेंट आई, मॉडर्न सोसाइटी आई, बहुत चेंजेस आए। बहुत सारे चेंजेस के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसे लगा कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना 1877 का, इसमें बहुत ल्यूनास है, बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें दूर करना पड़ेगा टू मेंटेन हार्मनी। तो उन्होंने एक लॉ कमीशन बिठाई। तो लॉ कमीशन कौन सी थी? 9th लॉ कमीशन बैठी, सॉरी 9th लॉ कमीशन नहीं, लॉ कमीशन बिठाई। लॉ कमीशन की 9th रिपोर्ट आई। तो उस 9th रिपोर्ट में सजेशंस थे जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में रिकमेंड करे थे लॉ कमीशन ने। तो जो सजेशंस आए फिर 9th रिपोर्ट में, उन सजेशंस का बिल बना के पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा गया। जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा 1960 में, तो क्या हो गया, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई। तो बिल तो कैसे पास होता? उसके बाद बिल नहीं पास हुआ जब फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करा गया। उसके बाद इसको दोबारा प्रेजेंट करा गया। दोबारा जब प्रेजेंट करा गया लोकसभा के पास, तो ये बिल दिसंबर 1963 में प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई इसको। इस बिल को पार्लियामेंट से पास कर दिया गया दिसंबर 1963 में, ठीक है। लेकिन ये ऑफिशियल गैजेट में कब आया, मतलब इनफोर्स कब हुआ? 1 मार्च 1964। 1 मार्च 1964 is the enforcement date of specific relief act 1963। इन्फोर्समेंट डेट कब होती है? जब कोई भी एक्ट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है तो उस डेट को इन्फोर्समेंट डेट कहते हैं। तो फिर फाइनली 1 मार्च 1964 को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 हमारे पास आया। तो अभी तक यही एक्ट हमारे पास चल रहा है। इसमें अभी तक 3 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। मैं आपको बताता हूं कौन सी अमेंडमेंट हुई। 1964 में ही इसकी फर्स्ट अमेंडमेंट हुई। फर्स्ट अमेंडमेंट 1964 में ही हुई। सेकेंड अमेंडमेंट हुई 1974 में। और जो मेजर अमेंडमेंट हुई है अभी रिसेंटली हुई है 2018 में। इसमें तो एक तरह से काया पलट कर दी गई है इक्विटेबल रेमेडीज की, स्पेशली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं 2018 में, इसलिए हमारे पास ये अमेंडमेंट 2018 की
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम इसे डिटेल में करेंगे, अभी नहीं कर रहे, अभी हौच पौच हो जाएगा सारा। जब भी हम कोई टॉपिक करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि वो 2018 से पहले कैसा था और 2018 की अमेंडमेंट के बाद क्या आया और क्या चेंजेस है और उन चेंजेस से क्या डिफरेंस आया इन ग्रांटिंग द इक्विटेबल रेमेडीज। तो ये सारी अमेंडमेंट हुई स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अब तक। और अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को जनरली देखें तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया और उन 3 पार्ट्स को फर्दर 8 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया। 8 चैप्टर्स में डिवाइड करेगा। टोटल सेक्शंस हैं हमारे पास 44, टोटल 44 सेक्शन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, जिन्हें 8 चैप्टर्स में और 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ सेक्शंस है। फर्स्ट 1 to 4 सेक्शंस है, 1 to 4 सेक्शन, जिसमें हमारे पास सिर्फ इंट्रोडक्शन आ जाती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। इंट्रोडक्शन से हमारे पास क्या आया, पहली चीज हमारे पास आई, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1 मार्च 1964 को इन्फोर्स हुआ था। अब हम इसकी देखते हैं कि ये कौन से एरियाज में इन्फोर्सेबल है, क्या ऑल ओवर इंडिया इन्फोर्सेबल है। तो अगर हम 2019 से पहले देखते, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हुआ था, तब हमारे लॉज जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होते थे। तो अभी हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ, जिसके पास होने से जो हमारे लॉज हैं वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हैं। तो सेक्शन 2 अपना क्या कहता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्या कहता है कि सारे के सारे हमारे इंडियन एक्ट्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो दैट मीन्स पहली इंट्रोडक्शन हमारे क्या आई कि टेरिटोरियल एक्सटेंशन कितनी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया, क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है। तो अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ना ही तो कोई लॉ राइट क्रिएट करा गया है और ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट करी गई है। तो अगर कोई राइट और लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करा गया है तो इसका मतलब ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना राइट इन्फोर्स करवाने की रेमेडी दी गई है। तो रेमेडियल है, तो इसका मतलब ये एक प्रोसीजरल लॉ। उसके पास हमारे पास क्वेश्चन आया कि कैसी रेमेडीज प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद अगर हम सेक्शन 4 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखें तो ये सिर्फ इन्फोर्स करता है इंडिविजुअल सिविल राइट्स, दैट मीन्स राइट्स इन पर्सोनम को ही इन्फोर्स करवाने के लिए बनाया गया है इंडिविजुअल सिविल राइट्स, और इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। क्योंकि सेक्शन 3 क्या कहता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की कोई भी प्रोविजन किसी भी पर्सन को किसी और एक्ट के अंदर दी गई रेमेडीज क्लेम करने से डिप्राइव नहीं करता। इसका मतलब कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो हमारा 1963 है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ हमारे पास क्या आया कि इट एक्सटेंड टू ऑल ओवर इंडिया and it is a procedural law and it is enforced to individual civil rights and it is not an exhaustive law। तो हमारा सेकंड पार्ट है जो सेकंड पार्ट मेजर पोर्शन कवर करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, कौन से सेकंड पार्ट में चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 1 to 6
चैप्टर 1 to 6 के साथ डील करता है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर डील करता है रिकवरी ऑफ पोजेशन, सेक्शन 5 to 8। रिकवरी ऑफ पोजेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी को हो आप सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन डाल सकते हो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे जब भी हम ये फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिकवरी ऑफ पोजेशन। और सेकंड जो चैप्टर है वो डील करता है हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये है सेक्शन 9 to 25। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला चैप्टर है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें हमें बताया कि कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकते हो और कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट्स है स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते। तो आपको यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी कि 2018 से पहले कोर्ट्स की डिस्क्रिशनरी पावर होती थी, कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशन होती है कि कौन सा एक्ट वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाना है या नहीं करवाना। लेकिन अभी क्या कर दिया, अभी कर दिया कि कोर्ट को हर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाना पड़ेगा अगर कोई सूट आता है, एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड इन चैप्टर 2 in the cases in which the court cannot allow specific performance। कि जनरल रूल क्या कर दिया उन्होंने, पहले जनरल रूल क्या था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं होगी, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ होगी। अब क्या कर दिया, आपको अमेंडमेंट के बाद हुआ कि जनरल रूल क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ होगी, एक्सेप्शन क्या है कि कुछ केसेस में अलाउ नहीं होगी। तो हमारा सेकंड पार्ट डील करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कोर्ट कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ करेगी और कौन से केसेस में अलाउ होगी। और हमारा चैप्टर 3 है डील करता है रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये डील करता है सेक्शन 26। ये हमारे सेक्शंस हैं और ये हमारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि आपने जो ट्रू इंटेंशन थी आपकी वो प्रेजेंट नहीं हो रही फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट की वर्डिंग को चेंज करना चाहते हो ताकि आपकी पार्टीज की ट्रू इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट से प्रेजेंट हो, रिप्रेजेंट हो। तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करना चाहते हो, तो वो कहाँ पे कर सकते हो, अंडर सेक्शन 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो डील करता है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये डील करता है सेक्शन 27 to 29। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो वाइडेबल है, जब वाइड है, जब टर्मिनेबल है, तो जो पार्टी उसको वाइडेबल करके, वाइडेबल शो करके उस कोर्ट को रिसाइन कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के रेसिशन के लिए अप्लाई कर सकती है अंडर दिस चैप्टर। उससे क्या होएगा, जो भी लायबिलिटी उसने उस कॉन्ट्रैक्ट से अंडरटूक करी है उससे उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो फॉर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप चैप्टर 4 के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हो ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और हमारा 5th चैप्टर है कैंसलेशन। From section 30 to 33 कैंसलेशन एज द नेम सेज, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना चाहते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, रेसिशन में आप फ्री हो जाओगे ऑब्लिगेशन से फ्रॉम द बिगनिंग, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने या ऑब्लिगेशंस अंडरटूक करी थी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, आप उससे फ्री हो जाओगे। रेसिशन में डिस्चार्ज मिल जाएगा आपको। लेकिन कैंसलेशन में सिर्फ आपने जब कैंसिल करवा लिया उसके बाद जो लाइबिलिटीज अराइज हो रही हैं आप उसके लिए लायबल नहीं है। जो पहले ऑब्लिगेशंस है वो तो आपने फुलफिल कर दी, दैट्स इट, आप उन ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज नहीं होगे। जो इन फ्यूचर ऑब्लिगेशंस है उनसे डिस्चार्ज मिलता है इन कैंसलेशन। लेकिन रेसिशन में क्या होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग आपको डिस्चार्ज मिल जाता है फ्रॉम द ऑब्लिगेशन। तो
जो लास्ट चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर डील करता है डेक्लरेशन। आपने सुना होगा, अगर आप कभी कोर्ट गए हो तो वहां पे मोस्टली ये चीज सुनने को मिलती है, सूट फॉर डेक्लरेशन। तो सूट फॉर डेक्लरेशन क्या होता है? सूट फॉर डेक्लरेशन होता है आपका कोई डाउटफुल राइट। सूट फॉर डेक्लरेशन क्या होता है? सूट फॉर डेक्लरेशन इसलिए होता है कि आपका कोई राइट है जो डाउटफुल है। तो सूट फॉर डेक्लरेशन में, या ये चैप्टर डेक्लरेशन के चैप्टर में सिर्फ दो तरह की चीजों के साथ डील कर सकते हो। फर्स्ट वन क्या है? कोई लीगल स्टेटस आपका डाउटफुल है। सेकंड वन, कोई आपका राइट टू प्रॉपर्टी डाउटफुल है, तो आप उसे डिक्लेयर करवाना चाहते हो थ्रू कोर्ट कि आप उस प्रॉपर्टी के लिए टाइटल हो, जहां आपका वो लीगल स्टेटस के लिए आप इंटाइटल हो, तो आप डेक्लरेशन का सूट डालोगे अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, डेक्लरेशन के सूट के अंदर कोई भी राइट क्रिएट नहीं करा जाता, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करा जाता है, क्रिएट नहीं करा जाता। किसी को कोई राइट दिया नहीं जाता, सिर्फ क्रिएट करा जाता है। किसी को कोई स्टेटस दिया नहीं जाता, सिर्फ स्टेटस डिक्लेयर करा जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर पार्ट 2 फ्रॉम चैप्टर 1 to 6, जो कि रिकवरी ऑफ पोजेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के रिसीशन, कैंसिलेशन या रेक्टिफिकेशन के साथ डील करता है। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो थर्ड पार्ट है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। जो हमारा थर्ड पार्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, इसमें सिर्फ दो ही चैप्टर्स हैं। दो चैप्टर्स कौन से हैं? चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो डील करता है इंजंक्शंस के साथ, और जो हमारा चैप्टर 3-7 है, चैप्टर 7 है वो इंट्रोडक्शन देता है, मतलब कि डिफाइन करता है इंजंक्शन को। और जो चैप्टर हमारा 8 है ये बताता है कौन से केसेस में इंजंक्शन अलाउ होएगी और कौन से केसेस में इंजंक्शन नहीं अलाउ होएगी। और अगर हम इंजंक्शन की बात करें, हम इंजंक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी और परमानेंट में डिफरेंस क्या है? टेम्परेरी जो इंजंक्शन होती है वो एप्लीकेबल होती है टिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, और टिल द फर्दर डिसीजन ऑफ द कोर्ट वो होती है टेम्परेरी इंजंक्शन। और परमानेंट इंजंक्शन होती है जो पार्टीज को सुनने के बाद डिक्री की फॉर्म में डिक्लेयर करी जाती है। ठीक है, आपको उसे सिर्फ आप अपील करके ही उसको कैंसिल करवा सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन जो टेम्परेरी इंजंक्शन होती है वो टिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट ही एप्लीकेबल होती है। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, टेम्परेरी इंजंक्शन एक्स पार्टी इशू हो जाती है, एक पार्टी को सुन के टेम्परेरी इंजंक्शन इशू हो जाती है। लेकिन परमानेंट इंजंक्शन हमेशा दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ही डिसाइड होती है और डिक्री की फॉर्म में दी जाती है। और जो हमारा चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 एंड 8 है, ये हमारे डील करते हैं फ्रॉम सेक्शन अपना 36 to 44, और 43 और 44 सेक्शन है ये जो है रिपेल हो चुके हैं। तो हमारे पास टोटल 42 सेक्शंस हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, जिनको फर्दर 3 पार्ट्स और 8 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया है। हमें इनका रफ आइडिया होना चाहिए। अगर आप ऐसे इनका रफ आइडिया लगा लोगे जैसे मैंने अभी दिया है आपको, तो आपको कभी भी कोई आंसर देने में या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। अगर आपको रफ आइडिया है कि कौन सा सेक्शन कौन से चैप्टर में है और कौन सा चैप्टर कौन से कहां से लेके कहां तक डील करता है, मतलब कौन से सेक्शन से लेके कहां तक डील करता है, तो आप इजीली आंसर दे पाओगे ड्यूरिंग प्रीलिम्स, जब आपको मेंस के क्वेश्चन में आपको बेयर एक्ट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे का पूरा बेयर एक्ट खोल के देखो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ड्यूरिंग मेंस आंसर राइटिंग, तो अगर आपको पता हो कि ये कौन सा चैप्टर है और कौन सा चैप्टर कौन से बेयर एक्ट में है और कहां से लेके कहां तक है, तो आप इजीली आप उसका आंसर ढूंढ सकते हो इन केस ऑफ कंफ्यूजन इन मेंस आल्सो। तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए इस चार्ट का, हर एक्ट के, इसी एक्ट के नहीं, हर एक्ट के एक रफ आइडिया होना चाहिए जो आपको काफी बेनिफिशियल होगा इन अटेम्प्टिंग द एग्जाम्स।
तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें हमने सिर्फ एक वर्ड्स आई व्यू दिया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिकवरी ऑफ पोजेशन। तो हमारा सेकंड लेक्चर होएगा वो होएगा लेक्चर होएगा वो होएगा रिकवरी ऑफ पोजेशन पे। तो मोर लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल